हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब लेक्चर कॉम्पटेरिया। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, कॉम्पटेरिया। इन टुडेज लेक्चर ऑफ डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट and income, we will discuss the very important topic on the aspect of the main motto of central budget 2021-22, the government aspects and government hope to generate the new employment and new investment plans to reproduce the national income up to increasing level. Today's economical blockage, COVID, demonetization and many other topics discussed on this lecture. Now बिना समय गंवाए मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। केंद्रीय बजट 2020-21 को असाधारण परिस्थितियों में पेश किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, और इस बजट के लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट हैं। ये लेक्चर आप ज़रूर सुने। लोक सेवा आयोग और किसी भी राज्य की सिविल सेवा, यूपीएससी और महत्वपूर्ण पेपर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ परिचर्चा करूँगा कि केंद्रीय बजट को बहुत ही असाधारण परिस्थिति में पेश किया गया है और बजट के लक्ष्य को बहुत ही ज़्यादा मोटिव रखा गया है, क्योंकि सरकार का ये संदेश था कि अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत बनाया जाए, विकास की रफ्तार तेज़ की जाए और अधिक से अधिक रोजगार पैदा किए जाएं। इस परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी रीढ़ जो होगी इस बजट को स्थिर करने के लिए, इस बजट को विकास की तरफ ले जाने के लिए, आप जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा कृषि पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान भारतीय क्षेत्र में कृषि पर होता है। तो अगर कृषि होती कहाँ है? कृषि होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर हमारे ग्राम विकसित होंगे, ग्रामीण परिवेश विकसित होंगे, ग्रामीण योजनाएं विकसित होंगी और ग्रामीण योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से किया जाएगा तो गांव का विकास होगा, किसान का विकास होगा, हमारा विकास होगा। एक शब्द में कहें तो भारतवर्ष का विकास होगा। कोई भी बजट बनाया जाता है भारतवर्ष में तो सबसे ज़्यादा उस बजट में अगर हम अपेक्षा रखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास सरकार द्वारा किया जाए। तो अब हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में आज इस बजट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण परिचर्चा करेंगे आपसे कि विकास की रफ्तार को तेज़ करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए ग्रामीण भारत के उत्थान के लेके ये सरकार ने बहुत ही प्रतिबद्धता, एक मजबूत प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत करते हुए इसमें इस प्रकार से इस बजट को बढ़ावा दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण के अलग अलग क्षेत्रों में कई तरीके से काम किए जाएं और इसको सक्रियता से क्रियान्वयन किया जाए, जिससे कि किसानों की आय बढ़ सके और वर्ल्ड स्तर पर कोरोना महामारी की वजह से सबसे सख्त जो लॉकडाउन लेने का फैसला किया था, जिससे अर्थव्यवस्था के सारे क्षेत्रों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और वैश्विक और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित हो गई है, क्योंकि हमें हर चीज़ों का रेट ज़्यादा से ज़्यादा पे करना पड़ा है। जनता को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जो राशन अब खरीदते थे अपने घर के पास 4 रुपये में, वो राशन का आपको 4 रुपये 25 पैसे तक देना पड़ा है। और उस हालात में जब अर्थव्यवस्थाएं बंद थीं, हमारे हाथ में पैसे नहीं थे, उस भी कठिन परिस्थितियों में हम लोगों ने अपनी हैसियत से ज़्यादा उठकर भी उस सर्वाइवल टाइम को, उस एक बहुत ही कठिन समय को बहुत ही सूझबूझ से हम भारतीयों ने निपटाया है। और इस मुश्किल दौर में उम्मीद की एक किरण को नज़र लाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पूरा प्रयास कर रही है कि अपने आप को फिर से रीजनरेट कर सके। और पूरी अपनी अर्थव्यवस्था में 7.2% की गिरावट हो गई, लेकिन कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू मूल्य में 3.4% की बढ़ोतरी ही देखने को मिली है सरकारी आंकड़ों के अनुसार। और गवर्नमेंट ने कई उपाय किए हैं और कृषि क्षेत्र के विस्तार की रफ्तार को बनाए रखने का अपनी तरह से संपूर्ण प्रयास किया है। इसके तहत
कई तरह के सुधार कार्यक्रम किए गए हैं और आय को बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की राहत पैकेज, किसानों के लिए उचित मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने की घोषणाएं की हैं और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए आवंटन भी अब इस बार कम कर दिया गया है। लेकिन बजट अनुमान की तुलना करें तो पिछले 2 साल के आंकड़ों की तुलना में ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि 2020 का दौर बहुत ही बड़े संकट से गुजरा है और 2021-22 के लिए इस कृषि मंत्रालय का आवंटन 20-21 के संशोधन अनुमानों की तुलना में 7,000 करोड़ रुपए ज़्यादा आवंटित किया गया है। और इसी प्रकार से अगर हम देखें बजट अनुमानों की चर्चा करें तो मैं आपको बता सकता हूं कि कृषि और संबंधित अन्य मंत्रालय में बजटीय आवंटन किस तरह से किया गया। तो मैं आपके सामने यहां पर चर्चा करता हूं 2020-21 सत्र के लिए कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग को 116,758 करोड़, इसी क्रम में कृषि शोध और शिक्षा विभाग को 7,762 करोड़ और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में 124,520 करोड़ और मत्स्य पालन विभागों में 910 करोड़, पशुपालन और डेयरी विभाग में 2646 करोड़ और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को 3557 करोड़ एंड खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय को 1247 करोड़ 2020-21 सत्र के लिए दिया गया। इसके साथ ही मैं आपको बताता हूं कि ये बजट अनुमान जो अब रखा गया है नए बजट में 21-22 के बजट में, ये कृषि सहकारिता और किसान मंत्रालय कल्याण विभाग के लिए थोड़ा सा बढ़ाया गया है 123,018 करोड़ और कृषि शोध और शिक्षा विभाग पर 8514 करोड़, ये भी ज़्यादा है पिछले की तुलना में। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए भी थोड़ा सा बढ़ा कर दिया गया है 131,531 करोड़ और मत्स्य पालन विभाग के लिए 1221 करोड़, पशुपालन और डेयरी विभाग के लिए 3102 करोड़ और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को इसी क्रम में 4323 करोड़ और खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय को 1309 करोड़। इस तरीके से बजट का आवंटन किया गया है नए उसमें। आप किसी भी इस मंत्रालय को देखें, हर मंत्रालय में थोड़ा बहुत बढ़ाकर ही बजट पेश किया गया है। अब अगर हम बात करें इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि कम आवंटन की वजह है अभी में पंजीकृत लाभार्थियों और वास्तविक लाभार्थियों के बीच अंतर हो सकता है। और पीएम किसान पोर्टल पर देखेंगे तो 11.62 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत हुए हैं और दिसंबर 2020 के भुगतान में कुल 9.44 करोड़ किसानों को फ़ायदा पहुंचा है। और वित्त वर्ष 2020-21 की बात करें तो पीएम किसान की 3 किस्तों का लाभ 10.04 करोड़ किसानों को मिला है और पंजीकृत किसानों की संख्या है 11.62 करोड़। तो पंजीकृत किसानों से कुछ कम ही मिला है लाभ। अब हम कह सकते हैं कि पंजीकृत लाभार्थी और वास्तविक लाभार्थियों के बीच 1.57 करोड़ का अंतर है, यानी कि 1.57 करोड़ लोगों को वंचित रह गए इस योजना से। इसके तहत किस्त का भुगतान करने से पहले सरकारी मशीनरी को किसानों के ब्यौरे की जांच करनी है और पंजीकृत लाभार्थियों और वास्तविक लाभार्थियों के बीच का अंतर ही पीएम किसान के लिए कम आवंटन की वजह है। अब ज़्यादा लाभार्थियों को इस योजना के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है और आवंटन में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब हम निवेश की बात करें, निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भरपूर प्रयास किया गया है। कृषि बजट के मौजूदा आधारभूत संरचना को विकसित करने और संबंधित क्षेत्र में कर्ज और निवेश की सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया गया है। कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना की भूमिका बहुत ही अहम है और उत्पादन में बढ़ोतरी की रफ्तार तेज कर सकते हैं और आधारभूत संरचना को विकसित करने से हमको अवशिष्ट की चुनौती से बहुत ही जल्द निपट सकते हैं। कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना की कमी की वजह से फसलों की कटाई के बाद का नुकसान भी लगभग 15 से 20% है और सरकार ने 2020 की मई में 1 लाख करोड़ के कुल कोष के साथ कृषि आधारभूत संरचना फंड AIF का भी ऐलान किया था और आधारभूत संरचना को विकसित की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। इसमें कटाई के बाद के
प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश के लिए लंबी अवधि के कर्ज की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और आगामी वित्त वर्ष में आवंटन को 9,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य किया गया है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन टेक्निक्स की मदद से उद्यमियों को इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करेंगे और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करेंगे और किसानों की आय में बढ़ोतरी करने का ऐसा अनुमान लगाया गया है। उद्यमियों को, किसान उत्पादक संगठनों को और सहकारी समितियों को और स्टार्टअप फर्मों के लिए ये योजना पहले से ही उपलब्ध है। इस प्रकार से APMC मार्केट यार्ड फंड का इस्तेमाल अपनी मार्केटिंग आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने में करेगी और इससे APMC सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है और इसके साथ ही ई-नाम का विस्तार करने की भी घोषणा की गई है। ये अब तक 1,000 मंडियों को ई-नाम से जोड़ा गया है और 1.68 करोड़ किसानों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए पारदर्शी कीमत प्रणाली का लाभ मिलेगा और 1,000 और मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाएगा और फसलों की कीमतों में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलने लगेगा। इसका सीधा फायदा किसानों को होगा। उत्पादन और उत्पादकता में कर्ज की सुविधा भी है और कृषि से जुड़े कर्ज वितरण के लक्ष्य में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी है और 2021-22 के बजट में वित्त वर्ष में ये 16 लाख करोड़ रुपए है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे सहयोगी क्षेत्रों से मांग में बढ़ोतरी इस लक्ष्य को किया जाने की उम्मीद की जा रही है और किसानों की आय में विविधता को बढ़ावा मिल जाएगा और सिंचाई की बेहतर प्रणाली को अपनाएंगे और नाबार्ड के बनाए गए लघु सिंचाई फंड को भी दुगना किया जाएगा और बेहतर सिंचाई से जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा, जो कि जल है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ये बहुत ही अहम है। इसका संरक्षण सिर्फ कृषि क्षेत्र के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और कृषि में निवेश की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसमें ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास फंड RIDF में 33% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी और इस फंड की बजटीय राशि को 10,000 करोड़ रुपए किया जाएगा और ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए फंड आवंटन में बढ़ोतरी का फ़ायदा सीधे किसानों को मिलेगा। 37 क्षेत्रों में RIDF फंड का इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ कृषि आधारभूत संरचना के लिए नहीं जबकि सामाजिक आधारभूत संरचना में भी किया जाएगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े संस्थान, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए भी किया जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि प्रमुख योजनाओं के तहत जो व्यय किया जाएगा वो करोड़ों में कितना होगा। इसकी मैं चर्चा आपसे करूंगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 16,000 करोड़, किसानों के छोटी अवधि वाले कर्ज के ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी 19,468 करोड़ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसको PM किसान बोलते हैं आप, उसमें 65,000 करोड़ और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 100,468 करोड़ और उर्वरक की सब्सिडी 79,530 करोड़ और खाद्य सब्सिडी भी 242,836 करोड़ ऐसी अनुमानित बजट में आकांक्षाएं की गई हैं। इस प्रकार से ये बजट अगर अमली जामा में आएगा तो ये काफ़ी ही खुशहाली लाएगा, जो कि हम देख रहे हैं और सब्सिडी पे भी काफ़ी खर्च के लिए दिया गया है। जिस प्रकार से अहम सरकारी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ब्याज सबवेंशन योजना और किसानों के लिए छोटी अवधि के कर्ज में ब्याज पर सब्सिडी और वित्त वर्ष 21-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 16,000 करोड़ रुपए और उसके साथ ही साथ ये पिछले वर्ष में ये क्या था मैं आपको बता दूं कि 15,695 करोड़ रुपए था, जिसको कि इस बार 16,000 करोड़ रुपए किया गया है। इसी प्रकार से 21-22 के ही बजट में इस वित्त वर्ष में छोटी अवधि के कर्ज पर सब्सिडी के लिए 19,468 करोड़ का लक्ष्य है और ये पिछले साल ये 21,175 करोड़ रुपए से काफ़ी कम है। अब अगर हम देते हैं कि
खाद्य सब्सिडी से जुड़ी बकाया रकम को बजट में नहीं दिखाया जाता था, अब इसे भारतीय खाद्य निगम की उधारी में शामिल किया जाने लगा और पिछले वर्षों में ये उधारी इकट्ठा होकर 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। अब वित्त वर्ष 21 के बजट में खाद्य सब्सिडी के लिए 115,570 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन इस साल संशोधित कर इसको 3.6 गुना बढ़ा दिया गया है और 4,22,618 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और भारतीय खाद्य निगम की सभी उधारी को चुकाने के फैसले के साथ ही बजट में ही खाद्य सब्सिडी की सही तरीके से तस्वीर बनाई गई और वित्त वर्ष 21-22 के बजट में खाद्य सब्सिडी के लिए 2,42,836 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। उर्वरक सब्सिडी के भी मद में बकाया राशि का भुगतान का फैसला करते हुए वित्त वर्ष 2021 के लिए बजटीय प्रावधान था 71,309 करोड़ रुपए, जिसको कि अब 1.8 गुना बढ़ाकर 1,33,947 करोड़ रुपए कर दिया। और वित्त वर्ष 21-22 में अब हालात दुरुस्त होने की बहुत ही अच्छी संभावना है और आगामी वित्त वर्ष के लिए इस मद में 79,530 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। इन दोनों सब्सिडी का बोझ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और अब इसका प्रबंधन भी मुश्किल होता जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण की देखें तो खाद्य सब्सिडी के बढ़ते बिल की समस्या को भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम ने चावल की लागत 37 रुपये प्रति किलो और गेहूं की लागत 27 रुपये प्रति किलो और खाद्य सुरक्षा की प्रतिबद्धताओं के चलते अनाजों की आर्थिक लागत को कम करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में CIP जो कि सेंट्रल इशू प्राइस होता है, इसमें संशोधन का विचार करने का सुझाव दिया गया है और NFSA मध्याह्न भोजन योजना और समेकित बाल विकास योजना है जिसको ICDS कहते हैं, इसके तहत गेहूं, चावल और मोटे अनाज की CIP को 3.2 रुपये प्रति किलो और 1 रुपये प्रति किलो तय की गई है। NFSA 2013 की शुरुआत के बाद से CIP में बदलाव नहीं किया गया है। उर्वरक पर भारी सब्सिडी की वजह से कई तरह की समस्या हो रही है और सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है और उर्वरकों के असंतुलित इस्तेमाल के मामले भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। इस तरह से बड़े पैमाने पर सब्सिडी की वजह से यूरिया की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और खाद्य के इस्तेमाल में असंतुलन मिल रहा है। इस असंतुलन की वजह से फसलों के प्रदर्शन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। यूरिया को पोषण आधारित सब्सिडी के दायरे में लाया गया है और प्रति हेक्टेयर के आधार पर यूरिया की और अन्य खाद के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा शुरू कर इस प्रकार की समस्या से निपटा जा सकता है। और इस बजट के जरिए सरकारी खरीद की प्रणाली न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है और समर्थन मूल्य के जरिए हासिल उपलब्धियों के बारे में ऐलान किया है और MSP पर खरीद को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को देखा जा सकता है। अब सरकार ने बजट में सरकारी खरीद की प्रणाली यानी कि MSP को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराते हुए समर्थन के जरिए हासिल उपलब्धियों के बारे में MSP पर खरीद को लेकर प्रतिबद्धता को पेश किया है। मुख्यतः से जो कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान गेहूं का MSP के लाभार्थी किसान 35.57 लाख थे, वहीं 2020 और 21 में ये बढ़कर 43.36 लाख हो गए। अब वित्त वर्ष 19-20 में चावल के लिए MSP का लाभ 1.24 करोड़ को मिलता था, जो कि 20-21 में बढ़कर 1.54 करोड़ हो गए और MSP के नियमों में कई बार संशोधन हुए और MSP के दायरे में आने वाले सभी 23 कमोडिटी के मूल्यों में बढ़ोतरी करते हुए सुनिश्चितता दी गई है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादक लागत का कम से कम 1.5 गुना होना चाहिए और कीमतों की गारंटी की इस व्यवस्था की वजह से वित्त वर्ष 19-20 में चावल के उत्पादकों को 21 लाख करोड़ रुपए की आय सुनिश्चित हुई थी और MSP की व्यवस्था से खाद्य सुरक्षा हासिल करने में मददगार है। इसके साथ ही साथ पर्याप्त खाद्य भंडार का लक्ष्य भी मिलेगा। 1960 के समय से ही MSP की व्यवस्था किसी क्षेत्र के बहुत ही अहम हिस्सों में रही है। APMC मंडियों को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने बहुत ही ज़रूरी प्रावधान करने की कोशिश की है और MSP को लेकर प्रतिबद्ध हुई है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि देश में सरकारी APMC मंडियों को ख़त्म करने के बारे में अफवाहों पर हम विराम लगा सकते हैं। इस प्रकार से
किसानों की आय को दुगनी करने के लिए विविधीकरण का फार्मूला बहुत ही अहम साबित हुआ है और उत्पादन क्लस्टर और एफपीओ को मजबूत बनाया और उन्हें कृषि बाजारों से जोड़ा। फसलों का नुकसान कम करते हुए कटाई के बाद कृषि आधारभूत संरचना में निवेश और खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में बढ़ोतरी हुई। इसके तहत ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई है और इस योजना के दायरे में टमाटर, प्याज और आलू को शामिल किया गया था। अब इस योजना में जल्दी खराब होने वाली 22 और कमोडिटी को शामिल कर लिया गया है। इससे फसलों के विविधीकरण को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी काफ़ी भूमिका निभाई है ये अर्थव्यवस्था। और नीली अर्थव्यवस्था जिसको आप कहते हैं कि मत्स्यिकी बंदरगाह और दूसरी जगह पर मौजूद मत्स्य पालन केंद्रों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड का, नीली अर्थव्यवस्था। मत्स्यिकी बंदरगाह और दूसरी जगहों पर मौजूद मत्स्य पालन केंद्र, इसको बढ़ावा के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। 5 सबसे प्रमुख मत्स्यिकी बंदरगाहों को आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के तौर पर विकसित करेंगे, जिसमें कि पहला होगा कोच्चि, दूसरा होगा चेन्नई, तीसरा विशाखापत्तनम, चौथा पारादीप और 5वां पेटुआ घाट के बंदरगाहों को शामिल किया गया है। मत्स्य पालन विभाग के लिए आवंटन, बजट का आवंटन 48% की बढ़ोतरी करते हुए अब देखें कि वित्त वर्ष 2021 में अनुमान जो था वो 825 करोड़ रुपए, जबकि 21-22 के बजटीय अनुमान में यह आंकड़ा बढ़ाकर 1220.84 करोड़, 2021 के बजट में अनुमान था 825 करोड़ था और नए बजट में 21-22 में ये आंकड़े को बढ़ाकर 1220.84 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब हम मत्स्य पालन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY है, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये मत्स्य पालन विभाग को कुल रकम का 80% से भी ज़्यादा होगा। और एक और अद्भुत ऐलान, स्वामित्व योजना, जिसमें कि इसका दायरा बढ़ाया और पूरे देश के लिए लागू कर दिए हैं और इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी और इसका मकसद था कि नई और उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके ग्रामीण इलाकों में रिहायशी ज़मीन के मालिकाना हक का गैर विवादास्पद रिकॉर्ड तैयार किया जाए। लेकिन अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इस योजना को कर दिया गया है। इसमें 4 साल 2020 से लेकर 2024 में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और देश के कुल 6.62 लाख गाँवों में इसको लागू करते हुए इससे किसानों की ज़मीन के मालिकाना हक गैर विवादास्पद रिकॉर्ड मिल सकेगा, उन्हें कर्ज मिलना आसान हो जाएगा और ज़मीन विवाद और इससे संबंधित मुद्दों के मामले में कम होंगे। और कृषि आधारभूत संरचना और विकास उपकर सेस लगाने का भी प्रस्ताव यहाँ किया गया है। बजट में इस उपकर के जरिए 30,000 करोड़ रुपया जुटाया जाएगा। ये उपकर सोना, चांदी, शराब, कोयला, कपास इत्यादि आइटमों पर लगाया जाएगा और इसी अनुपात में बुनियादी सीमा शुल्क में भी कटौती की जाएगी और पेट्रोल और डीजल पर भी 2.5 रुपये और 4 रुपये प्रति लीटर के दर से सब टैक्स लगाया जाएगा, ऊपर लगाया जाएगा और इतनी रकम की कटौती उत्पाद शुल्क में कर दी जाएगी। इस प्रकार से उपभोक्ताओं और किसानों दोनों के लिए फ़ायदामंद होगा ये और उपभोक्ताओं पर वास्तविक रूप से कोई असर नहीं होगा और कृषि आधारभूत संरचना में निवेश के लिए फंड भी आसानी से सरकार जुटा सकेगी। बजट 21-22 के कृषि क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता के दिखाते हुए अब हम देखेंगे कि साल 2020 में अहम सुधारों के ऐलानों के बाद भी बजट इन सुधारों के आधार पर तैयार करते हुए किसी आधारभूत संरचना फंड के जरिए फार्म गेट और अन्य सुविधाओं के लिए भी निवेश उपलब्ध किया जाएगा और APMC मंडियों को कृषि आधारभूत संरचना फंड का इस्तेमाल करने की भी अनुमति मिल जाएगी और MSP और APMC को लेकर सरकार की भी प्रतिबद्धता दिख रही है और जल्दी नष्ट होने वाली 22 कमोडिटी को ऑपरेशन ग्रीन के दायरे में शामिल करते हुए विविधीकरण को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया गया है और मत्स्य पालन की दिशा में कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। खाद्य सब्सिडी के प्रावधानों को ज़्यादा पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। यह बजट का संशोधन स्पष्ट करता है कि इसका मकसद निवेश वृद्धि दर, रोजगार सृजन का दायरा बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया गया है। पूंजीगत खर्चों में 34% की बढ़ोतरी की गई है। सड़क और रेलवे के लिए रिकॉर्ड पूंजीगत खर्च का प्रावधान कर रहे हैं। आधारभूत संरचना का विकास कई स्तर पर प्रभाव छोड़ता है और बेहतर
कनेक्टिविटी के लिए भी ये संभावनाएं बनती है। सड़क परिवहन और रेलवे के लिए रिकॉर्ड स्तर पर पूंजीगत खर्च का प्रस्ताव करते हुए और इसके संपर्क और जुड़ाव बेहतर होंगे। इसका फ़ायदा भी किसानों को मिलेगा और कृषि बाज़ारों की दूरियां कम हो जाएगी। इसी प्रकार से बाज़ार की उपलब्धता की राहें भी आसान हो जाएंगी। मंजिल पे अगर चलने का हौसला हो तो कोई भी कठिनाई नहीं लगती। अगर आपने ठान लिया कि हम पहाड़ पे चढ़ जाएं तो आप वो भी कर सकते हैं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो जमकर लड़ा नहीं। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉमटेरिया। अगर आपको ग्रामीण क्षेत्र के इस परिवेश पे बजट का ये सार समझ में आया हो, क्लियर हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आज के ये रूरल एरियाज़ पे जो बजट और इसका विश्लेषण मैंने किया है, आगे भी मैं बजट पे बहुत सी चर्चाएं करूंगा ग्रामीण परिवेश के लिए। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर से करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। निरंतर पढ़ते रहें और सर्वदा बढ़ते रहें। कॉमटेरिया। धन्यवाद।